Hello बच्चों, a very good morning to all of you. Today I am going to start a new topic, diversity in the living world. ये हमारा लेक्चर 3 है क्लास 11th के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है। सबसे पहले डाइवर्सिटी कितनी है ये समझने से पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता मतलब अलग अलग टाइप के जब ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अगर केवल डाइवर्सिटी आप बोलते हो तो वो आप विभिन्नता किसी चीज में देख सकते हो, है ना। मतलब द वाइड वैरायटी ऑफ एनीथिंग, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डाइवर्सिटी। लेकिन जब हम लिविंग वर्ल्ड लिख देते हैं तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर करेंगे, उसमें नॉन लिविंग इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब लिविंग वर्ल्ड के लिए हम करते हैं तो इसके लिए एक टर्म दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसको दूसरे बात से तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं और जो भी आपको दिखाई देते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए कि जो भी विभिन्नता दिखाई देती है, हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पहचानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर और पता नहीं इतने कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है और वो अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट भी करते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम लोग ये टॉपिक डील करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहां से क्वेश्चन आता है, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, सबसे पहले ये नाम किसने दिया? तो नाम है उनका वाल्टर जी रोजेन। साइंटिस्ट का नाम है वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन ने जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको कॉइन किया था इन 1985। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है उसको वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में क्या किया, कॉइन किया। इसके बाद हम आपको बता दें कि एक अगर हम ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं नंबर वाइज तो हमें ये पता चलता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें दो चीजें हमें पता करनी है। एक तो जो नॉन स्पीसीज है उसके बारे में, अगर नॉन स्पीसीज की डाइवर्सिटी पता करनी है, नॉन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, अगर ये आप देखते हो तो नॉन स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। इतने ऑर्गेनिज्म नोन है जिनके बारे में हमें जानकारी है। इसी में अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी बनाते हैं अननोन स्पीसीज। अननोन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहां पे अप्रॉक्स 50 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है और वो अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता है, इसका मैंने सब कुछ किया हुआ है, इसको क्लासिफाई करके रखा हुआ है, लेकिन जो 50 मिलियन स्पीसीज अभी भी अर्थ सरफेस पे हैं उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज में भी आपको कैटेगराइजेशन में बता दूं, जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है इसको भी दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसको भी क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसमें भी दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। कुछ ऐसे हैं यानी कि अप्रॉक्स 1.2 मिलियन स्पीसीज, याद रखिएगा 1.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं,
एनिमल, वो कौन सी स्पीसीज है? एनिमल स्पीसीज। और जो बच गए यानी कि अप्रॉक्स 0.5 मिलियन स्पीसीज, ये किसके अंदर रखे गए हैं? प्लांट स्पीसीज। तो हमें दो चीजें पता है, मतलब हमने केवल दो ही कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है, एक तो एनिमल को और दूसरा प्लांट को, और इन्हीं को हम लोग इसमें नॉन स्पीसीज में कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसमें हम लोग इंसेक्ट्स को कंसीडर कर लिए, माइक्रोब्स को कंसीडर कर लिए, तो ये जो डाटा है हमारा वो ब्लास्ट कर जाएगा। इंसेक्ट को अगर कंसीडर किए तो इसके अंदर जो डाटा है वो ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो नॉन स्पीसीज वेराइटी में लोग बात कर रहे हैं वो एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज का क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने देखा हुआ है। तो टोटल ओवरऑल जो नॉन स्पीसीज है इतने को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो हमें कितना पता है? 1.7 to 1.8 मिलियन, ये आपको पता है ना? ये नॉन स्पीसीज है। और मैंने एक डाटा दिया हुआ है कि अप्रॉक्स 50 मिलियन ऐसे स्पीसीज हैं जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब कितना? 50 मिलियन स्पीसीज। ये डाटा सही है कि नहीं सही है ये भी नहीं पता है, लेकिन एक माना गया है कि अप्रॉक्स 50 मिलियन ऐसे स्पीसीज हैं जिनके बारे में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो हमारा क्या काम है? 1.7 to 1.8 मिलियन तो हमारा पूरा अननोन स्पीसीज है, लेकिन ये जो अननोन है, क्या है? जो अननोन स्पीसीज हैं, इनको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, इनको क्लासिफाई करना है। तो 50 मिलियन स्पीसीज को हमें क्लासिफाई करने के लिए जिस शस्त्र की जरूरत है, जिस टेक्निक की जरूरत है, उसको नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी। उसको नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। यानी कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कौन करेगा? टैक्सोनॉमी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। टैक्सोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो किसने दिया था? किसी को आइडिया है टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया? टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी टर्म है सबसे पहले क्वाइंट किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एपीडी कैंडोले। तो लिख लीजिएगा, टर्म वाज क्वाइंट बाय एपीडी कैंडोले। नाम भी पूरा अजीब ही है। एपीडी कैंडोले साहब ने क्या किया था? टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। अच्छा, ये तो उन्होंने नाम दिया। टैक्सोनॉमी होता क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो हम लोग लिख लेते हैं टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which deals with the study of किसकी? पहला है कैरेक्टराइजेशन, ठीक। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। थर्ड नंबर पे आता है क्या? नॉमेनक्लेचर। एंड सबसे लास्ट में हम करते हैं उसको क्लासिफिकेशन। तो ये जो चार पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये जब सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, तब जाकर के किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वह टेक्निक है जिसके थ्रू कोई भी अननोन स्पीसीज को आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखोगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना, नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करना, नाम देना, और क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना। ये सब कुछ क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्लियर है मेरी बात है? और टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया है? एपीडी कैंडोले। तो आपको ओवरऑल ये पता चल
दिया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी से रिलेट करता हुआ एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। एक टर्म आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। टैक्सोनॉमी जरूरी क्यों है? टैक्सोनॉमी इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। आप जब तक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करोगे आप स्टडी नहीं कर सकते उसके बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में स्टडी कर ही नहीं सकते। और हम केवल एक दो स्पीसीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में, जिनको याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बैठे हो ऐसे ही लिख रहे हो या मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपसे मैं बोलूं कि आप प्लांट स्पीसीज लिख दीजिए तो आप मुश्किल से कितना लिख पाएंगे? मुश्किल से 20 या 30 पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही मैं बोलूं कि आज तक अपनी दुनिया में जितना आपने एनिमल स्पीसीज देखा है उसका नाम लिख दीजिए तो भी मुश्किल से 15, 20, 25 आप लिख पाएंगे। और कोई बहुत अगर बायोलॉजिस्ट होगा बहुत बड़ा तो वो कुछ हो सकता है चमत्कार कर दे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो ऑर्गेनिज्म है उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सब कुछ को एक डाटा के अंदर फीड किया जाता है और उसकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एक ब्रांच ये भी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर क्या किया जाता है? सबके कैरेक्टर्स को, सबके ओरिजिन को, सबके जेनेटिक मेकअप को, सब कुछ को यहां पे आसानी से कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है क्योंकि दिमाग में उतनी चीजें फीड हो नहीं सकती हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है मेरी बातें? इसीलिए मैं बोलता हूं जैसे मान लीजिए हमें केवल एक कैरेक्टर नहीं देखना है बेटा ना। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ओरिजिन कहां हुई, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो सबसे पहले उस पाया किससे गया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी। फिर वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं वो उनसे कैसे बिलोंग करता है, जेनेटिक मेकअप क्या होगा, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर के प्लाज्मा का लेवल का कंटेंट क्या है, ये सब कुछ स्टडी करना होता है। बाप रे, है ना। इतना ज्यादा चीजें हैं जिनको आप दिमाग में नहीं बैठा सकते हो। और एक की बात होती तो हो सकता था कि आप बैठा भी सकते। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में कैसे बैठा पाओगे? मुश्किल है ना। तो इसीलिए यहां पे हेल्प लिया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। एक मैंने टर्म दिया हुआ है सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक टर्म है इसका मतलब होता है, सिस्टमेटिक टर्म का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है मतलब? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे जब हम अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग नाम देते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या सिमिलरिटी है और उसके अंदर क्या डिसिमिलरिटी है दूसरों से, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको नाम देते हैं क्या? सिस्टमेटिक। उस ब्रांच को नाम देते हैं हम सिस्टमेटिक्स। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सिस्टमेटिक जो टर्म है, ये जो टर्म है, टर्म सिस्टमेटिक वाज कॉइन्ड बाय किसने? लीनियस। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। जो लीनियस साहब थे उन्होंने सबसे पहले एक टर्म कॉइन किया था सिस्टमेटिक, और उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट? जितने ऑर्गेनिज्म और सरफेस पे रहते हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसके बेसिस पे? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। क्लियर है मेरी बातें? आपने ऐसे प्रेयर असेंबली में भी देखा होगा कि बच्चों को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में खड़ा किया जाता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ऐसा नहीं कि किसी को आगे पीछे कैसे भी करके खड़ा कर दें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब खत्म हो जाता है तब एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अच्छा, सिस्टमेटिक टर्म को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सिस्टमेटिक को दो फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? ओल्ड सिस्टमेटिक्स,
और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, नियो सिस्टमैटिक्स। तो एक होता है ओल्ड सिस्टमैटिक और एक होता है नियो सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, ओल्ड सिस्टमैटिक जो ये है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हम क्लासिफाई करते हैं तो केवल उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंसीडर करते हैं। क्या कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो याद रखिएगा, जब हम किसी ओल्ड सिस्टमैटिक्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, केवल क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन अगर हम नियो सिस्टमैटिक के हेल्प से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, केवल हम एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर के बेसिस पे ही नहीं, बल्कि उसके साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे भी उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग उसकी एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे क्लासिफाई करते समय। यही नहीं, इसके अलावा आप उसके जेनेटिक मेकअप को भी आप ध्यान में रखेंगे। जेनेटिक मेकअप यानी कि उसकी जेनेटिक्स की स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको। तो ये सब कुछ हम लोग कंसीडर करते हैं नियो सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो आज का जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो नियो सिस्टमैटिक्स के बेसिस पे हो रहा है, यानी कि उसके अंदर आपको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कैरेक्टर कंसीडर करने होंगे, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कंसीडर करना होगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी कंसीडर करना होगा, जेनेटिक मेकअप भी कंसीडर करना होगा। अब एक ध्यान आता है, पहले ओल्ड सिस्टमैटिक्स को हम भूल जाते हैं। ओल्ड सिस्टमैटिक्स में तो केवल एक कोई कैरेक्टर ले लो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उस पर क्लासिफाई हो जाता था। लेकिन जो नियो सिस्टमैटिक आया, इसको लेकर के ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये नियो सिस्टमैटिक किसने दिया, तो याद रखिएगा नियो सिस्टमैटिक ये जो टाइप है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था हक्सले। तो हक्सले ने सबसे पहले ये नियो सिस्टमैटिक ब्रांच दिया था जिसके अंदर हम लोग सारे कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बताया, सिस्टमैटिक क्या है, नियो सिस्टमैटिक क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी के चारों टाइप्स के बारे में, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।